वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डीएनए के रासायनिक संगठन के बारे में बताया था, तो जो कंप्लीट पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक या पॉलीमर होते हैं। मीन्स डीएनए के घटक कौन कौन से होंगे? पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेस। तो पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा का सूत्र मैंने क्या बताया था? C5H10O4। फॉस्फोरिक एसिड का बताया था H3PO4। और नाइट्रोजिनस बेस तो ये किन किन से मिलकर बना हुआ था? प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि पेंटोज शुगर 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन युक्त संरचना होती है। यह वलयाकार होती है। उसके अलावा उसके दूसरे कार्बन पे आरएनए की तुलना में 1 हाइड्रोजन कम पाया जाता है, इसलिए उसे डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी कहते हैं। इस शर्करा के 3' और 5' पे या 3' सिरे व 5' सिरे पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, और वो जिस बंध से शर्करा से जुड़ा हुआ होता है उसे फॉस्फोडाइएस्टर बंध भी कहते हैं। और पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है। तो ये जो नाइट्रोजिनस बेस है वो इसमें 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो मैंने बताया था कि प्यूरिन क्या थी? डबल रिंग या 2 रिंग युक्त संरचना होती है, और पिरिमिडिन सिंगल रिंग युक्त संरचना होती है। ठीक है। तो नाइट्रोजनी क्षारक जो डीएनए का रासायनिक संगठन करने में मदद करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन डबल रिंग युक्त होती है और पिरिमिडिन सिंगल रिंग युक्त होती है। वो कुछ इस तरह होती है। और जो पिरिमिडिन होती है वो ऐसी होती है। तो प्यूरिन का निर्माण कौन कौन से क्षारक करते हैं? यही मैं इधर लिखती हूँ। एडेनिन और ग्वानिन। तो इसे ऐसे शो करेंगे और इसे जी से। तो प्यूरिन का निर्माण 2 क्षारक करेंगे, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन का निर्माण थायमिन एंड साइटोसिन करेंगे। ठीक है। इसे टी से और इसे सी से इंडिकेट करते हैं। अब देखना कि जो आरएनए होता है वहाँ पे थायमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है, जो मैं अच्छे से आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। और ये जो प्यूरिन और पिरिमिडिन है ये न्यूक्लियोटाइड की दोनों चेन्स में मध्य में पाए जाते हैं। मीन्स ये जो प्यूरिन और पिरिमिडिन है ये एक दूसरे से बंध बनाने का कार्य करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एडेनिन थायमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से बंध बनाते हैं। तो क्रमशः ये द्विबंध और त्रिबंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर मैंने बताए थे कि न्यूक्लियोटाइड्स तो पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से होंगे? जब नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर मिलेंगे तो बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड।
लेकिन जब नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शुगर के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, H3PO4 समूह जुड़ता है, तो वो बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बाद में किसका निर्माण करेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल का। ये सब मैं आपको पहले वाली क्लास में बता चुकी हूँ कि नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करती है। अब जब इन न्यूक्लियोसाइड में H3PO4 ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका निर्माण करेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल का। फिर मैंने आपको बताया था चारगाफ का नियम। तो चारगाफ का नियम क्या कहता है कि ये जो साइंटिस्ट थे चारगाफ, इन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के जीवों में या विभिन्न प्रकार के जीवों में उपस्थित डीएनए अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। या मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि विभिन्न प्रकार के जीवों में जो क्षारक अनुक्रम होते हैं या बेस पेयर्स होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं या ये कुछ नियमों का पालन करते हैं। तो चारगाफ के नियम के अनुसार डीएनए में या जीवों में पाए जाने वाले डीएनए में उपस्थित बेस पेयर्स या क्षारक युग्म कुछ नियमों का पालन करते हैं जिसे चारगाफ का नियम कहते हैं। और इस नियम की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि प्रत्येक डीएनए में प्यूरीन व पिरिमिडीन की मात्रा समान होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि जीवों में पाए जाने वाले डीएनए में प्यूरीन और पिरिमिडीन की मात्रा बराबर होती है, अर्थात एडेनिन गुआनिन की मात्रा थायमिन और साइटोसिन के बराबर होती है। और इसके अलावा एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है और गुआनिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, चारगाफ के नियम के अनुसार जीवों में पाए जाने वाले डीएनए में प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होती है और A+G का मान T+C के बराबर होता है। A की मात्रा T के बराबर होती है तथा G की मात्रा C के बराबर होती है। फिर A हमेशा T के साथ मीन्स एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ युग्म बनाएगा तथा गुआनिन सदा साइटोसिन के साथ युग्म बनाएगा। फिर क्या था कि ये जो प्यूरीन और पिरिमिडीन होते हैं या इन प्यूरीन और पिरिमिडीन का अनुपात सदैव समान होता है। तो क्या होगा, अनुपात भी समान होगा। उसके अलावा इनके युग्म का मान 1 होता है, मीन्स प्यूरीन और पिरिमिडीन का मान सदैव 1 होता है। लेकिन कुछ जीवों में ये प्यूरीन और पिरिमिडीन का मान सदैव 1 भी नहीं होता, डिफरेंट भी हो सकता है। और
जो उच्च वर्गीय जीव होते हैं उनके अंदर AT का मान GC से ज़्यादा होता है। किनमें? उच्च वर्गीय जीवों में। तो उच्च वर्गीय जीवों में AT का मान GC से ज़्यादा होता है और निम्न वर्गीय जीवों में जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस आदि, इनमें AT का मान GC से कम होता है। तो उच्च वर्गीय प्राणियों में क्या होता है? AT का मान GC से ज़्यादा होता है, जबकि निम्न वर्गीय प्राणियों में या निम्न वर्गीय प्राणियों के DNA में AT का मान GC से कम होता है और उच्च वर्गीय में GC से ज़्यादा होता है। यहाँ पे AT और GC क्षार युग्म को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके अलावा एडेनिन थाइमिन के साथ युग्म बनाएगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ युग्म बनाएगा। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होता है और इनका मान 1 होता है। फिर आपके हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो DNA की संरचना के लिए दिया जाने वाला मॉडल कौन सा है? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो ऐसा नहीं है कि वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले DNA की संरचना को देखा या ऑब्जर्व किया। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, विल्किंस या विल्किन। तो DNA की संरचना को सबसे पहले विल्किन नामक साइंटिस्ट ने देखा। उसके बाद में 1952 में दूसरे साइंटिस्ट आए, वॉटसन एंड क्रिक। तो वॉटसन एंड क्रिक ने DNA की संरचना के लिए डबल हेलिकल या डबल हेलिक्स मॉडल दिया। तो सबसे पहले DNA को जीवों में किसने प्रेक्षित किया या ऑब्जर्व किया या सबसे पहले किसने देखा? विल्किन नामक साइंटिस्ट ने। उसके बाद में 1952 में दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने DNA की संरचना के लिए डबल हेलिक्स मॉडल दिया। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला या नोबेल पुरस्कार मिला। तो DNA का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने, और इनके इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि सभी जीवों में या ऑर्गेनिज्म में DNA पाया जाता है। तो ये DNA कुछ इस प्रकार होता है। तो DNA की संरचना में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती है या पॉलीन्यूक्लियोइड चेन्स पाई जाती है। तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल
किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। और इस मॉडल की कुछ विशेषताएं हैं कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से या न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए की कुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं। इस कुंडलित संक्राम या इस कुंडलित या डबल हेलिकल संरचना में 5' व 3' स्ट्रैंड पाए जाते हैं या सिरे पाए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें जो पेंटोज शुगर है वो इस तरह विन्यासित होती है कि ये एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। तो ये सिरे 5' से 3' 5' से शुरू होकर 3' पे ख़त्म होते हैं या 3' से शुरू होकर 5' पे ख़त्म होते हैं। तो डीएनए की डबल हेलिक्स की मतलब मॉडल का सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि डीएनए की संरचना का निर्माण 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स करती है। ये 5' से 3' की तरफ या 3' से 5' की तरफ हो सकती है। इन डीएनए की संरचना में प्रत्येक चेन का निर्माण या मैंने बताया था कल बैकबोन या आधार स्तंभ का निर्माण फॉस्फेट व शुगर करते हैं। तो शुगर एंड फॉस्फेट मिलके इसके आधार स्तंभ का निर्माण करते हैं और ये दोनों चेन आपस में दुर्बल हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होती है या वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंध होती है। मीन्स जो ये दोनों पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स होती है, इन चेन्स के बीच में नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं या क्षारक अनुक्रम पाए जाते हैं और ये जो क्षारक अनुक्रम होते हैं वो एक दूसरे से दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और इस मॉडल के अनुसार ए हमेशा टी के साथ व जी हमेशा सी के साथ बंध बनाता है। मीन्स ए द्विबंध के द्वारा टी से जुड़ेगा और जी ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा सी से जुड़ेगा। और ये जो चेन्स होती है वो एक दूसरे से प्रति समानांतर होती है। मीन्स एक अगर 5' से 3' की तरफ होगी तो दूसरी 3' से 5' की तरफ होगी। और इस चेन के मध्य में नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं जो एक दूसरे से दुर्बल हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होते हैं। और इन जो चेन्स या पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बैकबोन का निर्माण या आधार स्तंभ का निर्माण फॉस्फेट ग्रुप व शुगर करते हैं। और इन चेन्स में उपस्थित जो पेंटोज शुगर का जो क्रम होता है वो अगर एक चेन में ऊपर की तरफ होता है तो दूसरी चेन में वो नीचे की तरफ होगा। मीन्स वो एक दूसरे से विपरीत विन्यास में अरेंज्ड रहती है। और इनमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। इसके अलावा जो इस डबल हेलिक्स संरचना में जो कुंडलन होता है वो हमेशा राइट हैंडेड होता है। मीन्स ये दाहिने हाथ की तरफ घुमा हुआ घूर्णन पाया जाता है। ये जो हेलिक्स होते हैं वो दाहिने हाथ की तरफ घूमे हुए होते हैं। और डीएनए के प्रत्येक कुंडलन में की लेंथ या मैं यूँ बोलूँ कि जो डीएनए का व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रम होता है। ये वाला 20 एंगस्ट्रम इसका व्यास होता है। इसके प्रत्येक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है। और इसके बीच में पाए जाने वाले या दोनों चेन के मध्य या दोनों चेन पे उपस्थित जो पेंटोज शर्करा होती है उनके बीच की दूरी 11 एंगस्ट्रम होती है। और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में या प्रत्येक कुंडलन में
10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या क्या विशेषता हुई कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स से बनी कुंडलित संरचना होती है। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के आधार स्तंभ का निर्माण फॉस्फेट ग्रुप व पेंटोज शुगर करती है और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स नाइट्रोजनी क्षारकों द्वारा बंधी हुई होती है। मीन्स नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इस डीएनए की संरचना का व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है। एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है और दोनों श्रृंखलाओं में पाई जाने वाली शुगर्स या शर्कराओं के मध्य दूरी 11 एंगस्ट्रम होती है। प्रत्येक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं और ये जो चेन्स होती है वो एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है या एंटी पैरेलल होती है और इनमें खांच पाई जाती है जिन्हें ग्रूव बोलते हैं। ये जो ग्रूव्स होती हैं ये माइनर और मेजर होती है। तो इसमें 2 प्रकार की ग्रूव्स पाई जाएगी, मेजर और माइनर। तो मेजर ग्रूव तो ये हो गई, मीन्स बड़ी गुहा या केविटी, और माइनर ग्रूव ये हो गई। तो इनमें 2 प्रकार की खांच पाई जाती है, माइनर एंड मेजर। और जो अधिकतर जीवों में पाए जाने वाला डीएनए है वो बी डीएनए पाया जाता है और इस बी डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है। और ये जो अधिकतर जीवों में पाया जाने वाला बी डीएनए होता है, इस बी डीएनए के अंदर जो घूर्णन पाया जाता है या जो कुंडलन पाया जाता है वो राइट हैंडेड होता है। और आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट से शुरू करूँगी। थैंक यू।